रुक जाइए सर, मैं करूँगा क्योंकि वो नहीं, अब परिचय नहीं दूँगा क्योंकि परिचय दूंगा तो मैं भावुक हो जाता हूँ। इसलिए सिर्फ एक काव्य अभिव्यक्ति के साथ कुलपिता को आमंत्रित करूंगा कि मैं वो बुद्धि नहीं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीपशिखा हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी बुद्धि वचन देती है अंधियारे से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर अड़ने की। उस बुद्धिजीवी, उस दार्शनिक का मर जाना अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ न बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। आदरणीय कुलपिता, मेरे अभिभावक संरक्षक प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी। मुझे समारोह भाषण कहाँ करना है याद कर रहा हूँ, इसलिए ओम जी ने साहस बढ़ाया है। कुलपिता कहा, पति में स्वामित्व होता है, पिता में स्वामित्व नहीं होता। तो स्वामित्व के भाव से मुक्ति की तो थोड़ी सहजता हुई है। तथापि सामने प्रोफेसर रामजी सिंह जी हों, मुकुल जी हों, मंच पर श्रीमान अशोक मोडक जी हों, अग्रज संजय पासवान जी हों, और गांधी को प्रतिपक्षी के रूप में और गांधी को इस देश के निर्माता के रूप में, दोनों के रूप में बराबर और अत्यंत स्पष्ट से दृष्टि से देखने वाले, क्योंकि हम लोगों ने उनका आज पूर्व पक्ष ही देखा है। आज उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि पूर्व पक्ष ही करना है। राघव शरण जी हों और ढेरों अध्येता गांधी के, कठिनाई तो है, लेकिन किसी न किसी को ये काम स्वीकार ही करना था। आधा काम सुधीर जी ने दोपहर में पूरा किया है कि आनंद कुमारस्वामी की चर्चा के साथ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी इसी हाल में फिर हमको भारतीय संस्कृति को केंद्रित करके मुकुल जी को सुनना है। विश्वविद्यालय 2 ऐतिहासिक सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर भी अभी थोड़ी देर बाद करने वाला है। लेकिन गांधी के संबंध में जो चर्चा हुई थी, गांधी के विविध रूप दिखाई देते हैं। गांधी की प्रासंगिकता का मूल्यांकन इतिहास की आंखों से करने की कोशिश की संगोष्ठी में की गई थी। गांधी के जाने के 71 वर्ष बाद शायद ये उचित प्रयास भी था, क्योंकि तब इतिहास को अपने स्रोतों को मांझने के लिए कुछ संभावनाएं प्राप्त हो जाती हैं। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का, किसी भी युग निर्माता का मूल्यांकन न अत्यंत काल की समीपता में संभव है, न काल के बहुत दूरी में संभव है। शताब्दियां बीत जाने के बाद शायद गांधी का ठीक से मूल्यांकन संभव नहीं होता। गांधी का मूल्यांकन 1948 में भी ठीक से संभव नहीं था। न तो 1948 में गांधी का मूल्यांकन ठीक से संभव था, न गांधी का मूल्यांकन 2048 में संभव हो सकेगा। इसलिए शायद गांधी के मूल्यांकन के लिए, क्योंकि गांधी की स्मृतियों को सजाए हुए समाज की पीढ़ियां जिंदा हैं। साथ ही गांधी ने इस विचार के साथ इस देश के आंदोलन का नेतृत्व किया था, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा कि भारत के स्वातंत्र समर का 1915 के बाद लगातार 1947 तक अगर कोई नेतृत्व करता व्यक्तित्व है तो वो गांधी है। वो उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा जो गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह की फांसी की माफी न दिलाने की गलती गांधी पर डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि वो भी मानते हैं कि आंदोलन का नेता कोई था तो गांधी थे। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। गांधी को हम किस रूप में समझना चाहते हैं? 1893 का गांधी समझना चाहते हैं, 1909 का गांधी समझना चाहते हैं, 1915 का गांधी समझना चाहते हैं, 1917 का गांधी समझना चाहते हैं, 1921 का गांधी समझना चाहते हैं, 1924 का गांधी समझना चाहते हैं, 1930 का गांधी समझना चाहते हैं, 1931 का गांधी समझना चाहते हैं, 1934 का गांधी समझना चाहते हैं, 1941 का गांधी समझना चाहते हैं, 1942 का गांधी समझना चाहते हैं, 1944 का गांधी समझना चाहते हैं, या 1947 का गांधी समझना चाहते हैं।
ये काल का निरंतर एक प्रवाह है। इस प्रवाह के बीच गांधी जो कहते हैं उसको दरकिनार करके गांधी को नहीं समझा जा सकता है कि आज जो मैं कह रहा हूं वही आज मेरे अनुभव पर आधारित सत्य है। पीछे हमने जो कहा था यदि उससे विपरीत आज मैं कर रहा हूं तो यह समझना कि पीछे मैं गलत था, मैंने अपने को संशोधित किया है। गांधी निरंतर संशोधनों का नाम है। गांधी निरंतर अनुभूत सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ने वाले व्यक्तित्व का नाम है। इस संदर्भ में गांधी का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के राजनीतिक इतिहास में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही किसी भी समाज में किसी एक व्यक्तित्व को बता दिया जाए जो 50 वर्षों तक लगातार समाज के नेतृत्व और आस्था का केंद्र बना रहा हो, मूवमेंट करता हो, राजनीति भी करता हो, राजसत्ता चला रहे दलों को निर्देशित भी करता हो, राजसत्ता में उत्तराधिकारियों की नियुक्ति भी करता हो, साथ में रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाता हो, उस जिसके लिए भारत की आजादी और टूटी टांग वाली बकरी की टांग पर मिट्टी का लेप दोनों समान महत्व के होते हैं, ऐसे किसी अन्य व्यक्तित्व का नाम बताया जा सकता है क्या? मैं फिर कहूंगा 1931 की में इरविंग समझौते के बाद इरविंग समझौते पर जो भगत सिंह ने लिखा है उसकी याद किए बिना गांधी के बारे में ठीक से मूल्यांकन नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी के जीवन के सबसे काले अध्याय के रूप में कुछ लोगों ने उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की कि गांधी ने ये कहा कि जल्दी फांसी दे दी जाए तब मैं लाहौर जाऊंगा, तो किसी ने कहा कि गांधी से ने इरविंग से भगत सिंह के बारे में कोई बात नहीं की और बाहर आकर के झूठ बोला, इरविंग को तय करा लिया वगैरह वगैरह। इसमें से क्या है, इसके बारे में सत्य तो अभी भी प्राप्त नहीं है। लेकिन जो भगत सिंह ने कहा वो महत्वपूर्ण है। कहा कि समझौते का मैं स्वागत करता हूं। समझौता पराजय नहीं है, समझौता एक नए युद्ध की तैयारी के लिए अवसरों की तलाश है। इसमें समझौता करने वाला गांधी तमाम प्रकार के समझौते के रास्ते, शांति के रास्ते आगे बढ़ सके इसके प्रयास करने के बाद उसमें वो कांग्रेस को भी दोषी पाता है और 1934 में घोषणा करता है कि मैं कांग्रेस की सदस्यता अस्वीकार करता हूं। और 1934 के बाद 1900 अपने मरते दम तक गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। कोई तो कारण रहा होगा कि जिस कांग्रेस का उन्होंने परित्याग कर दिया वो वर्धा से जब बाहर निकलने की बात नहीं करता है तो 42 के आंदोलन का निर्णय करने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस की कार्य समिति वर्धा में आती है। 1942 का आंदोलन और उस 42 के पूर्व उस संस्कृत महाविद्यालय के हाल के अंदर जब गांधी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों से कहते हैं कि, और वर्धा में भी यह अवसर है करो या मरो, कांग्रेस के लोगों को कहते हैं क्योंकि कांग्रेस अप्रासंगिक सिद्ध हो गई थी। कांग्रेस की अप्रासंगिकता को कुछ लोगों ने गांधी की अप्रासंगिकता बताने की कोशिश की। क्या कारण है भाई? 1934 से जो सदस्य ही नहीं है कांग्रेस का, उस कांग्रेस की असफलता को गांधी की असफलता प्रतिपादित करने वाले लोगों का मंतव्य क्या है? यदि गांधी नहीं तो कांग्रेस नहीं, निश्चित रूप से। 1942 में गांधी, 1939 में गांधी ने वैयक्तिक सत्याग्रह के उपक्रम प्रारंभ किए। रास्ते के विरोध के आधार पर सुभाष के नेतृत्व को गांधी ने चुनौती दी। सुभाष चुनाव जीतते हैं लेकिन देश पर प्रभाव कितना है कि सुभाष अपनी कार्य समिति का गठन नहीं कर पाते हैं। अगर कोई तो बात रही होगी कि जिन्होंने वोट दिया था वो कांग्रेस के लोग सुभाष के साथ काम करने को न तैयार थे। ये गांधी के प्रभाव का समाज पर मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये किसी राजसत्ता से नहीं पैदा हुआ था और किसी प्रकार के षड्यंत्र से नहीं पैदा हुआ है। गांधी के जीवन और गांधी के लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है। फिर मैं
कुछ चीज़ों की चर्चा करना चाहूँगा जिसकी चर्चा ओम जी ने प्रासंगिक में भी की थी। गांधी ये तो कहता कि आज जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, कल मैंने किया था उससे उल्टा आज कर रहा हूँ तो आज वाला सही है। तो गांधी 1944 में जब लिलितिगो को चिट्ठी लिखते हुए 42 के बाद के उभरे हुए अशांति के आंदोलन से अपने को अलग करते हैं, कहते हैं गांधी का नहीं है, ये देश के लोगों का है, देश के भिन्न भिन्न संगठनों का, इनका है, उनका है, तमाम एक सूची गिनाते हैं। लेकिन गांधी साथ में भी कहते हैं ये जो हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार ब्रितानी हुकूमत है, लिलितिगो आप हो, क्योंकि आपने इस देश के लोगों की जो दशा कर दी है, उनके पास अब प्रतिरोध के दूसरे रास्ते नहीं बचे हैं। ये देश आजादी के लिए देरी करने की तैयारी में नहीं है। इतिहास से हिस्सा गायब क्यों हो गया? अब कहा जाए कि इसमें गांधी ने अपने को डिसोन किया, फिर मैं दूसरी तरफ आऊंगा। भारत के स्वातंत्र आंदोलन में एक तरफ जहां गांधी का नाम दिखाई देता है, दूसरी तरफ वह व्यक्तित्व भी है जिसकी किताब को भगवत गीता के साथ रख करके इस देश में क्रांतिधर्मी युवकों ने फांसियां चढ़ी थी, गोलियां खाई थी भारत मां की आजादी के लिए। स्वातंत्र वीर सावरकर जेल जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं, माफी मांगते हैं, लौट करके आते हैं और फिर आंदोलन के काम में लग जाते हैं। उनके ऊपर भी आरोप है कि माफी मांग लेते थे। ये प्रश्न क्यों नहीं खड़े हुए कि माफी मांग के लौट के बाहर आया तो क्या किया? काम तो वही किया जिसके कारण से जेल गए थे। गांधी ने भी क्या 1944 में 42 के आंदोलन को मेरा आंदोलन नहीं, ये डिसोन किया, तो उसके बाद क्या उस आंदोलन और उस आंदोलन के परिणामों से अपने को अलग किया? क्या गांधी ने स्वयं यह स्वीकार किया कि यार जो सत्ता का हस्तांतरण होगा, पावर ट्रांसफर होगा, वह कांग्रेस को होना चाहिए? गांधी की आखिरी वसीयत की चर्चा इस संदर्भ में होनी चाहिए। वह गांधी की अपनी मान्यता नहीं है। 1939 में जब गांधी दुनिया के बड़े नेताओं में शुमार हो गए हैं, तब भी 1909 में लिखी अपनी किताब पर हर बार कायम है। गांधी का विचार, गांधी का लक्ष्य, गांधी का दर्शन, गांधी के सपनों का हिंदुस्तान, वो हिंदू स्वराज्य है। हिंदू स्वराज्य पूरी दुनिया में पहली बार उत्तर आधुनिकता का सिंहनाद है, मॉडर्निटी के खिलाफ पहला विद्रोह है। औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बाद बने हुए उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के युग समाप्त हो गए थे, उपनिवेशवाद का युग चल रहा था, कॉलोनिज्म का युग चल रहा था, अंतिम आदमी के शोषण की वैश्विक प्रक्रिया राज्य व्यवस्था के द्वारा जो चल रही थी, उसके खिलाफ अगर कोई वैचारिक आंदोलन खड़ा होता है दुनिया में तो वह गांधी के द्वारा खड़ा होता है। और वह आंदोलन भारत का आंदोलन है। भारत की जो आत्मा है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, भारत का जो संप्रत्यय है, भारत की जो आत्मा है, उस आत्मा को प्रस्तुत करने वाला दार्शनिक सिद्धांत है। इस दृष्टि में इन 3 दिनों में चर्चा काफी हुई है। लेकिन गांधी के बारे में सिर्फ इतनी ही बात नहीं चलेगी। बहुत सारे प्रश्न आए थे, समकालीन संदर्भों में बात की जाए। गांधी मूवमेंट के चीजों को 3 हिस्सों में बांटते हैं, उन तीनों हिस्सों को देखना पड़ेगा। मैं तो एक ऐसे संगठन से जुड़ा रहा, माननीय मोडक जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे तब से हम लोग रटते आए थे कि अगर आंदोलन करना है तो आंदोलन का एकमात्र तरीका हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, इस प्रकार से सड़क पर आना नहीं है। आंदोलन रचनात्मक होने चाहिए, आंदोलनात्मक होने चाहिए, मोमेंटी, इसमें स्पीड होनी चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए, गति होनी चाहिए। और आंदोलन रचनात्मक आंदोलनों के आधार पर, रचनात्मक कार्यक्रमों के आधार पर जो एक विशेष दिशा में प्रशिक्षित लोग हैं उनके द्वारा समूचे समाज के प्रतिनिधित्व का होना चाहिए। आश्रम व्यवस्था में 12-12 वर्षों तक समाज और व्यक्ति निर्माण के यत्न के बाद, 10 वर्ष 12 वर्ष के अंतराल के बाद आंदोलन खड़ा करने वाला गांधी वस्तुतः इसी व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा योग्य सक्षम व्यक्तियों को खड़ा करना, रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा उनको आग पर तपाना, उनको निकस पर घिसना, कसौटी पर घिसना,
उनको काटना, छेदना, तपाना, ये करके जैसे सोने की परीक्षा होती है, वैसे ही आंदोलन में लगे हुए कार्यकर्ता की परीक्षा करके उसे आंदोलन में झोंकने का जो दृष्टि है, वो दुनिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसी के द्वारा दिखाई देता है, वो गांधी है। वो नए प्रकार के सैनिकों की तैयारी करने वाला गांधी है। इस दृष्टि से मूल्यांकन हुआ है क्या? गांधी भाई बैठे हुए हैं, बड़े जब कहते हैं भावुक हो जाते हैं दो चीजों को लेकर के, भारत माता ग्रामवासिनी। दूसरा, शिक्षा पर जब चर्चा करते हैं और शिक्षा नीति के संबंध में काका कालेलकर की कमेटी की चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि वो सब ठीक हो गया, उन्होंने स्वायत्त शिक्षा का निर्माण कर लिया। गांधी ने कहा भाई शिक्षा स्वायत्त और स्वावलंबी दोनों ही होनी चाहिए। कहा स्वावलंबन में थोड़ी समस्या है। गांधी ने कहा अगर स्वावलंबी नहीं है शिक्षा व्यवस्था तो स्वायत्त स्वतंत्र नहीं हो सकती। परावलंबी समाज नहीं होगा, परावलंबी व्यवस्था नहीं होगी, परावलंबी व्यक्ति नहीं होगा। स्वाश्रित समाज, स्वाश्रित व्यक्ति और स्वावलंबी व्यवस्थाओं का निर्माण करने की जो दृष्टि है, वह दृष्टि आज के युग की आवश्यकता है कि नहीं है। ये ओबामा की दृष्टि, ये ट्रंप की दृष्टि में विकसित भारत होगा, गांधी की दृष्टि का विकसित भारत, विनोबा की दृष्टि का विकसित भारत, दीनदयाल की दृष्टि का विकसित भारत, लोहिया की दृष्टि का विकसित भारत, यानी ग्लाइड इंडिया, आनंदित भारत। आनंदित भारत के निर्माण की प्रक्रिया इसी रास्ते से आती है। वह गांधी है जो दुनिया में समानता के स्थान पर सर्वोदय के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। समता सारी समस्याओं का मनुष्य जाति में समाधान नहीं है। समता की दृष्टि के आधार पर मनुष्य की पाशविक वृत्तियां नहीं जा सकती हैं, और जब तक मनुष्य की पाशविक वृत्तियां नहीं जाएंगी तब तक वास्तविक समता नहीं आएगी। इसलिए ममता मूलक समत्व की दृष्टि, समरसता की दृष्टि, संवेदना की दृष्टि, करुणा की दृष्टि, इसका जो समवेत स्वरूप होगा वह समाज व्यवस्था में सर्वोदय का सिद्धांत है। गांधी सर्वोदय के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो यह सर्वोदय का रास्ता कोई और तरीका नहीं है। समाज के अंतिम आदमी को अगले पायदान पर ले जाना, उस पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ अंतिम आदमी को अगले पायदान पर ले जाना और सबको शीर्ष तक पहुंचाना, सबको परम लक्ष्य तक पहुंचाना, अर्थात फ्रीडम फ्रॉम जिसकी चर्चा हुई, षड रिपुओं के रूप में जिसको गांधी देखते हैं, उससे मुक्ति ही मुक्ति है। मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, अगर इनसे मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो सारा का सारा समाज सभी प्रकार की कठिनाइयों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। न छुआछूत होगी, न ऊंच नीच होगा, न शोषण होगा, न शोषक होगा। इन षड रिपुओं से मुक्त जो समाज है वही धर्म पर आधारित समाज है। इसका राजनैतिक क्षेत्र में प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति कोई हैं भारत के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में भी, जिसका दुनिया में भिन्न भिन्न देशों ने अनुसरण किया अपने आंदोलनों में, तो वो गांधी है। इस दृष्टि से मूल्यांकन करिएगा, हम भारतीय होने के अपने तो गौरव कर सकते हैं कि गांधी हमारा है। तो दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ किसकी मुक्ति होनी है? गांधी इसका जवाब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय जब मैनचेस्टर में घूम रहा था, मैनचेस्टर से घूमने के बाद दुनिया के प्रेस को चर्चिल के बहाने संबोधित करते हुए जब कहता है, तो मैं जब भारत के स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, हिंदू स्वराज्य की बात कर रहा हूं, तो मैनचेस्टर के मिलों के भी मुक्ति का आंदोलन लड़ रहा हूं, और चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, मैं आपकी भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। मुक्ति का तात्पर्य अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक, जमी से जहां के फलक तक, चाहे जिस स्तर पर जो व्यक्ति हो, उस स्तरों में बद्ध व्यक्ति है। बाद के दिनों में विकसित हुई फिलोसफी फेनोमेनोलॉजी के आधार पर ब्रैकेटेड व्यक्ति है, कोष्ठीकृत व्यक्ति है। इस कोष्ठकों से मुक्ति की आजादी का कोई दृष्टिकोण पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है तो गांधी में दिखाई दे रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करता हुआ गांधी, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बहाने भारत की आजादी ली जा सकती थी,
और इसके रास्ते भी बहुत सारे विचारकों ने उस समय तलाशे थे। उसका जब विरोध कर रहा था तो गांधी आज़ादी के कारण से नहीं, मनुष्य के सामने, मनुष्य जाति के सामने आसन्न अस्तित्व के खतरों की बात कर रहा था। कि आज़ादी, जब मनुष्य रहेगा तब तो उसकी आज़ादी की बात होगी। और हिरोशिमा के पारमाणविक विस्फोट ने इस बात को कहा जो 1909 में गांधी कह रहा था कि मनुष्य पर मशीनें हावी हो जाएं तो दानवी सभ्यता होती है, और मशीनों का युद्ध हो जाए मनुष्यों के बजाय तो वह मनुष्यों का नाश करने वाला युद्ध होता है। उसके संदर्भ में विचार कर किया गया क्या गांधी का? नहीं किया गया। किन संदर्भों में विचार करना? अर्थात गांधी के बारे में सोचना होगा तो गांधी एक सभ्यता के विरुद्ध, दानवी सभ्यता, उसको खुल करके कहता है। गांधी के पहले तुलसी ने कहा था, भौतिकता की उस सभ्यता को बुद्ध ने अपने काल में कहा था कि आसुरी सभ्यता है, यह पाशविक सभ्यता है। वास्तविक सभ्यता, वास्तविक सभ्यता, बुद्ध जिस बात की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि का विचार, सम्यक आजीव, सम्यक व्यवहार की बात। राम के बहाने तुलसी भी उसी बात को कह रहे हैं। कौन सा रथी है? तो सत्यशील, स्नेह इत्यादि सद्गुणों से जो युक्त है, यानी सम्यक आजीव से जो युक्त है, सम्यक व्यायाम और सम्यक व्यवहार से जो युक्त व्यक्ति है, वही वास्तविक रथी है। एकादश व्रतों के माध्यम से गांधी भी इसी बात को कहा है। तो गांधी जो शुरू कर रहे हैं वो भारत की सभ्यता की का शाश्वत प्रतिनिधि है। भारत भाव के अंतर्गत, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर, भारतीय संस्कृति की वास्तविक छवि के आधार पर संपूर्ण विश्व सभ्यता का निर्माण कैसे हो सकता है, इसके वैचारिकी के प्रस्तावक के रूप में गांधी को नहीं देखा गया। हम सिर्फ गांधी को एक आज़ादी के आंदोलन के नेता के रूप में देखना चाहते हैं। हम गांधी को सिर्फ एक राजनीतिकर्मी के रूप में देखना चाहते हैं। हम गांधी को सिर्फ एक अर्थनीतिकार के रूप में देखना चाहते हैं। तो गांधी में कमियां ही कमियां दिखाई देंगी, क्योंकि जब एक आयाम से देखेंगे, एक पहलू देखेंगे, तो चौड़ाई दिखेगी, मोटाई दिखेगी, लंबाई दिखेगी, कोई एक ही दिखेगा। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का त्रिआयामी सत्य नहीं दिखाई देगा। गांधी को इसके आधार पर देखा जाना चाहिए कि नहीं देखा जाना चाहिए। 150वां वर्ष, यानी गांधी के 54,750 दिन बीत जाने के बाद यह शायद सही समय है। याद करें, हम लोग बर्थडे में आजकल शुभकामनाएं देते हैं। तुम जियो हजारों साल, हर दिन में, हर साल में दिन हो 50,000। तो 50,000 दिन बीत चुके हैं। अब 50,000 दिनों के बीतने के बाद गांधी के बारे में कम से कम सही मूल्यांकन होना चाहिए। गांधी की हत्या की बात होती है, गांधी के पुतले को गोली मारी जाती है, खराब है, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो गांधी की प्रासंगिकता को तो बताता है भाई। अगर गांधी अप्रासंगिक होता तो उसके पुतले को गोली मारने की किसी को जरूरत नहीं होती। यानी गांधी प्रासंगिक है, गांधी आज का भी यथार्थ है, गांधी कल का भी यथार्थ था, और गांधी आने वाले भारत का यथार्थ बना रहेगा। सही बात है कि गांधी को यूरोप के चश्मे से न देखें, गांधी ने कभी नहीं देखा है। आधी धोती पहन करके यूरोप से प्रभावित आदमी नहीं चलेगा। अब जब आधी धोती पहन करके गांधी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, गांधी सभी प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करता हुआ सबके निषेध का साहस क्यों कर पा रहा है? झूठ बोलता है गांधी क्या? यही भारत की त्याग वृत्ति है। ईशावास्य उपनिषद के उस मंत्र का याद प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए। ओम ईशावास्यमिदं यत्किंचित् जगत्तेन जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा ग्रदकस्य स्विद्दनम। इस संसार में जो सब कुछ है वो तुम्हारे उपभोग के लिए, लेकिन इसका त्याग पूर्वक उपभोग करना, किसी अन्य के धन का लालच न करना। अगर गांधी की उस त्याग पूर्वक उपभोग की दृष्टि
प्रामाणिक रूप से समाज में लागू हो जाए तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर जो हम शीर्षासन कर रहे हो, कभी त्रिभंगी स्टाइल में खड़े हो रहे हैं, ट्राइपॉड पर खड़े हो रहे हैं, इसकी आवश्यकताएं न पड़ती। इसलिए दुनिया को भविष्य के संदर्भ में विचार करना है तो मशीन पर मनुष्य की विजय एकमात्र तरीका है। रोबोटिक्स के इस काल में कहीं कोई नेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग करने वाला सुपर कंप्यूटर अपने को डिलिमिट कर गया तो उसमें आत्मा नहीं है मित्रों। वो जाम्बी हमको कीड़ों मकोड़ों की तरह समाप्त कर देगा। इसलिए करुणा पर आधारित कोई सभ्यता, अहिंसा पर आधारित कोई सभ्यता, अहिंसा और करुणा पर से आपूरित कोई संस्कृति दृष्टि ही दुनिया को बचा सकती है। और उसका एकमात्र रास्ता भारतीयता का सनातन पथ है। बुद्ध, गांधी, तुलसी और ऐसे न जाने कितने लोग, विनोबा, दीनदयाल, लोहिया, जिन सब की चर्चा अभी संजय पासवान जी ने की थी, ये आलोकित करने वाला पथ और ये ग्लैड इंडिया, आनंदित भारत, गांधी, अंबेडकर, दीनदयाल और लोहिया वाला भारत, यह भारत गांधी से प्रारंभ होता है और गांधी पर ही समाप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से गांधी निरंतर संशोधनों का नाम है, निरंतर उत्कर्ष का नाम है, निरंतर उद्विकास का नाम है। और 1948 के बाद का गांधी तो उत्तर आधुनिकता के संघनाद का नाम है।